Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Explained. In this video we will talk about money supply. पिछली वीडियो में हमने डिमांड फॉर मनी डिस्कस किया था, मनी टॉपिक शुरू किया था इकोनॉमी का, और इसमें हम सप्लाई की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भाई मनी सप्लाई में आती कहाँ से है? आरबीआई से। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जैसे सारी कंट्रीज़ के होते हैं आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो वो मनी क्रिएट करता है, प्रिंट करता है, कॉइन्स वगैरह, नोट्स वगैरह प्रिंट करता है। तो फिर उससे दो तरह से होता है, कैश इन हैंड और एक डिपॉजिट इन बैंक। अब मनी एक तो आपके पास है जो घर पे है, या और दूसरी है कि जो डिपॉजिट आप करा देते हैं बैंक में, वो। तो अब इसमें हमारा मेन टॉपिक आता है कि मनी क्रिएशन कैसे होता है, कि मनी इकोनॉमी में क्रिएट कैसे हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई तो है नहीं मनी की, तो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, मनी क्रिएट कैसे हो रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। फिस्कल पॉलिसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वैसी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है। तो इसके मेनली 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला है मनी सप्लाई कंट्रोल, कि अगर ज़्यादा हो गई है मनी, कम हो गई है, उससे फिर इन्फ्लेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो सब कंट्रोल करना। सेकंड है करेंसी सप्लाई, कि नोट्स प्रिंट करके सप्लाई करना। और अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप आरबीआई जाके नोट्स लेके आ जाते हैं कि हमें 2000 रुपये चाहिए या 10,000 रुपये चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो मनी जाता है पहले बैंक्स के पास, और बैंक्स के थ्रू आप लोग मनी लेते हैं। तो जो ये करेंसी सप्लाई करते हैं, इसको लीगल टेंडर भी कहते हैं। ये फिएट मनी भी कहते हैं और लीगल टेंडर भी कहते हैं। यही एक्चुअल मनी यूज़ हो रही है। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू उस मनी की जो पेपर प्रिंट करा गया है, जैसे 2000 का नोट है, उसको प्रिंट करने में तो सिर्फ 3.54 रुपीज़ लगते हैं। अब तो ये सप्लाई में नहीं है, पर एग्जांपल के लिए। तो अगर 2000 का नोट को प्रिंट करने में सिर्फ 3 रुपीज़ लगे, पर उसकी वैल्यू क्या है 2000, तो ये, और आपके पास अगर होगा भी तो आप मानेंगे 2000, तो वो कैसे डिसाइड हो रहा है? लीगल टेंडर की वजह से, क्योंकि आरबीआई ने उसको वो वैल्यू दे रखी है कि भाई ये 2000 रुपये माने जाएंगे, ना कि सिर्फ 3.54। ऐसे ही 500 को प्रिंट करने में, या 50 या 100 कोई भी नोट प्रिंट करने में, इस तरह से उसको लीगल टेंडर माना जाता है। उसको फिएट मनी भी कहते हैं। तीसरा इसका फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस। अगर इंडिया यूएसए के बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है मनी का, या और भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा है, तो उसमें आरबीआई कंट्रोल करते हैं। ये हम आगे देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज वाले टॉपिक में। अब जैसे हमने यहाँ बात करी कि जो कैश है, जो नोट्स हैं बेसिकली, 1000 रुपये का तो अब नहीं है, 100 रुपये का, 50, 500, 10, जो भी हार्ड कैश है बेसिकली, उसको और क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, या मॉनेटरी बेस। ये तीनों हार्ड कैश को ही कहते हैं, इन सब को। तो ये सिर्फ एक टर्म्स हैं 3, आप याद रख लीजिए कि भाई अगर प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, तो वो और कुछ नहीं, हार्ड कैश होता है, जो भी ये नोट्स वगैरह सप्लाई होते हैं। इसी को हम रिजर्व मनी कहते हैं, और इसी को मॉनेटरी बेस कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो अब हम क्रिएशन ऑफ मनी देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आरबीआई के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी तो है नहीं, तो मनी क्रिएट कैसे हो रही है इकोनॉमी में। तो उसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करेंगे, कि इसमें हम और कुछ नहीं मान रहे, लोन्स वगैरह ये सब को आप साइड में रखें, और सिंपल एक एग्जांपल देखें कि सपोज़ एक जगह पे 4 लोग हैं। उन चारों लोगों ने मिल के टोटल 100 किलो गोल्ड या सिल्वर, जो भी है मेटल, वो एक पर्सन को जमा कराया, वो डिपॉजिट करा दिया यहाँ पे। उसके बदले इस पर्सन ने उसको रिसीप्ट दे दी कि भाई आपने जैसे 10 किलो कराया, आपने 20 कराया, आपने 50 कराया है, आपने 20 कराया है, ऐसे ऐसे उसने सबको रिसीप्ट दे दी कि किस किस ने कितना कितना गोल्ड या सिल्वर डिपॉजिट कराया है, टोटल 100 kg। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड मान लेते हैं, तो 100 kg है। अब ये लोग आपस में, ये चारों लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेन्स, शूज़, क्लोथ्स, इन सब का। तो वो आपस में ये जो इसने रिसीट्स दी थी, इनके थ्रू एक्सचेंज कर करके वो कर रहे हैं। एक्चुअली वो गोल्ड नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को पेमेंट के तौर पे, वो जो इस बंदे ने रिसीट्स दी थी गोल्ड के बदले, उसको यूज़ करके एक दूसरे के साथ ट्रेड एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पे इकोनॉमी में, यहाँ की इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितने का है? 100 kg वर्थ ऑफ गोल्ड का। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नया बंदा आता है, जेड।
वो आके क्या कहते हैं, कहता है कि भाई मुझे 10 किलो गोल्ड, अब उस बंदे ने 10 किलो इसको देना है ए को, पर उसके पास अभी फ़िलहाल 10 किलो है नहीं, ठीक है, अभी ये है नहीं इसके पास, पर इसने इसको देने थे, ड्यू थे इसके किसी भी प्रोडक्ट के बदले में देने थे। तो अब वो क्या करेगा, इस वापस उस बैंकर के पास या जो भी डिपॉजिट जिसके पास किए थे यहाँ पे, उस बंदे के पास जाएगा और कहेगा कि भाई तू मुझे 10 kg गोल्ड के दे दे, और बदले में वो उसको रिसीट दे देगा कि भाई मैंने यहाँ से 10 kg गोल्ड लिया है और मैं इस टाइम तक या इस डेट तक ये वापस कर दूंगा। फिर अब वो 10 kg गोल्ड लेके इस बंदे के पास आता है पेमेंट करने अपनी कि 10 kg गोल्ड की। अब ये बंदा की पेमेंट हो गई है, इसने जो भी उसको सप्लाई करना था कर दिया है। अब ये बंदा सोचता है कि भाई मैं यहाँ 10 kg गोल्ड अपने घर में रख के क्या करूँगा, तो वो वापस बैंक के पास ले जाता है, बैंक यानी इस पर्सन के पास कि भाई तुम 10 kg गोल्ड रख लो मेरा, और उसके बदले मुझे ये डिपॉजिट की रिसीट दे देता है बंदा कि भाई इससे 10 kg डिपॉजिट कराया है। तो अब टोटल कितना गोल्ड हो गया इकोनॉमी में, 100 + 10 kg। अब एक्चुअली तो यहाँ पे इस बंदे के पास गोल्ड था नहीं जो उसने जमा कराया, उसने तो सिर्फ यहाँ पे उधार लिया था और उसके बदले रिसीट दी थी। तो अब 110 kg का जो गोल्ड की रिसीट्स घूम रही हैं, उसके बदले में गोल्ड तो एक्चुअली सिर्फ 100 kg ही है ना, लेकिन रिसीट्स कितनी हो गई, 110 kg गोल्ड की। तो ये क्या हो गया, मनी सप्लाई जो थी इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ होगी। मॉनेटरी बेस जो था 100 का वो तो 100 ही रहा, वो नहीं इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, पर जो सप्लाई थी, जो रिसीट्स की बेसिकली जो गोल्ड के बदले मिल रही थी वो बढ़ गई हैं यहाँ पे डिपॉजिट करने की वजह से 110 हो गई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया। अब हम आगे देखें तो मॉनेटरी बेस क्या था पिछले एग्जाम्पल में, 100, और मनी सप्लाई कितना हो गया, 110, ठीक है। मॉनेटरी बेस तो जो एक्चुअल गोल्ड है वो 100 है, और मनी सप्लाई कितना हो गया, 110 kg ऑफ गोल्ड। अब 110 kg एक्चुअल नहीं है, सप्लाई तो 100 ही है, पर रिसीट्स वर्थ ऑफ 110 kg घूम रही हैं। तो अब ये किस एक्सटेंट तक ऐसे मनी सप्लाई इंक्रीज़ करा जा सकता है, ऐसे तो 110 से 120, 200, 500, 900, कितना kg गोल्ड की रिसीट्स 100 के एक उसके बदले में रखी जा सकती है। यहाँ पे तो मॉनेटरी बेस 100 है, पर ऐसे तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती कि भाई आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसीट सप्लाई हो रही हैं और बेस सिर्फ 100 kg है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इन्फ्लेशन भी इनफाइनाइट अमाउंट हो जाएगी। तो ये नहीं होता है, इसी में आरबीआई का रोल आता है रिजर्व्स का, ठीक है, वरना इन्फ्लेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगी अगर मनी सप्लाई इनफाइनाइट होगी, क्योंकि बेस तो उतना ही है अभी भी। तो यहाँ पे आरबीआई अलग अलग मेथड से, सीआरआर, एसएलआर वगैरह वाले मेथड से अपना इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है और मनी सप्लाई को भी इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, जो कि हमने पीछे देखा था यहाँ पे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, किस किन वे से वो कंट्रोल करती है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर वगैरह से। ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के और इनसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, और उसमें हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में शुरू से एंड तक डिस्कस करेंगे जो भी आरबीआई यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, ठीक है। थैंक यू।